चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 10 साइंस की वर्कशीट नंबर 21 फॉर द डेट 21 अगस्त 2020. This worksheet is also from the chapter electricity, and now we are doing a important concept, that is heating effect of electric current, and side by side we are going to do Joule's law of heating also, that is also very important. So start. If an electric circuit is purely resistive, the source of energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. तो जब भी हम एक सर्किट में हम देखते हैं कि इसमें तो रेजिस्टेंस है ही, और ये रेजिस्टेंस किस वजह से होता है ये भी हम देखेंगे कि जब हम एक कंडक्टिंग वायर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी एक रेजिस्टेंस होता ही है, चाहे आप कितना भी अच्छा कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं. तो द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो जितना भी हम उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा जो वर्क डन है वो हीट के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है. दिस इज़ नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है. ठीक है. कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर. तो हमने देखा कि हम एक सर्किट बना रहे हैं, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, और जो रेजिस्टेंस है यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो है आर. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. तो उसमें कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, वो हो गया वी. लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस. तो चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए. तो द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू वी क्यू. यानी कि जो हमने चार्ज लिया है ना Q, जितना भी हमने चार्ज लिया उसको हम डिनोट कर रहे हैं Q से. तो इस Q को इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हमने जब मूव किया तो कुछ ना कुछ, अगर ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है. तो ये जो वर्क डन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देयर इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट दैट वर्क डन विच इज़ डन टू मूव दिस क्यू चार्ज बिटवीन दी अक्रॉस दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ वी क्यू. देयरफॉर द सोर्स मस्ट अप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू. यानी कि जो हमें एनर्जी इसको देनी होगी, जो इसे प्रोवाइड करनी होगी, वो क्या होगा, वी क्यू होगा, और टाइम कितना होगा, टी होगा. हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स इज़ पी. तो पावर अगर हम निकालेंगे तो पावर विल बी वी आई. इसको हमने वी आई याद रखना है. अब एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम टी. तो इतने टाइम में ही कितनी उसको एनर्जी सप्लाई की जानी चाहिए सर्किट को, तो वो ऐसे निकाल सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. कितनी पावर कितने टाइम के लिए. तो ई को इसको दूसरे टर्म में अगर हम शो करें तो पी की वैल्यू वी आई हमने यहाँ से ले ली, और पी इज इक्वल्स टू वी आई हम इसमें पुट कर देंगे, दैट इज़ ई इज इक्वल्स टू वी आई टी. अब हमें पता है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसको समझने के लिए, कि सिंस द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू द हीट प्रोड्यूस्ड. जितनी भी एनर्जी उसको दी जाएगी वो लास्ट में जो है ना हीट जितनी प्रोड्यूस होगी उससे उसी के बराबर होगी, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, है ना. तो क्या होगा कि E जो है वो H के बराबर हो जाएगा. H क्या है, H है हीट प्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो H के बराबर हुआ तो इसका मतलब H भी क्या हो गया, VIT हो गया. ठीक है. इसको आप थोड़ा इजीली समझ सकते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ. तो बच्चों देखिए इसमें क्या हुआ, हमने ले लिया करंट. ये जो डिनोशन हम जो भी यूज़ कर रहे हैं उन्हें आप एक बार समझ लो, एक बार इनको दिमाग में बिठा लो, फिर बार बार जो है ना आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद होती चली जाएंगी चीज़ें. तो डोंट कन्फ्यूज्ड. देखिए आई जो है वो हमने ले लिया करंट, रेजिस्टेंस हमने लिया आर, और पोटेंशियल डिफरेंस जो उन दोनों एंड्स के बीच में होगा वो होगा वी. टाइम कितना ले रहे हैं टी, और चार्ज जितना फ्लो करवाना है वो है क्यू. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्क डन टू मूव द चार्ज क्यू. इस चार्ज को मूव करने के लिए थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, वो कितना होगा, W इज इक्वल्स टू वी क्यू. ये हमने इक्वेशन मान लिया A. ठीक है. आगे चलते हैं. हमें पता है कि हमने करंट के लिए एक इक्वेशन याद किया था जो कि था I. करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है. यहाँ से हम चार्ज की जो है डिनोशन निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू IT. ठीक है. अब हमने एक ट्रिक याद की थी, तो V डिवाइडेड बाय आई आर, ये एक हमने ट्राइंगल वाली ट्रिक की थी, उसी से हमें याद आया ओम्स लॉ. ये क्या था, हमारा ओम्स लॉ था. ओम्स लॉ से हमें पता चला था V इज इक्वल्स टू आई आर होता है. यहाँ इक्वेशन A जो है इसके अंदर आप ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, Q और V की. तो W इज इक्वल टू वी क्यू होता है. इसका मतलब हमने V के प्लेस पे रख दिया आई आर, और Q के प्लेस पे रख दिया आई टी. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर आर टी. और ये बात इंपॉर्टेंट मैंने अभी वर्कशीट में बताई है कि जो वर्क डन है वो हीट रिलीज्ड दोनों बराबर होंगे. तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट रिलीज, दैट इज आई स्क्वायर आर टी.
ये हो गया हमारा लास्ट में जो हमारा ये फॉर्मूला है I²RT, ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। चलते हैं वर्कशीट पर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या स्टेट करता है, फिर इसको एक बार देख लो, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन भी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ये जो है ना हमारी इक्वेशन, इसी को तोड़ा हुआ है। इसमें कितने टर्म्स हैं, एच है, एक सेकेंड, इसमें हमारे टर्म्स हैं H इज इक्वल्स टू I²RT। इन्हीं टर्म्स को खोल के लिखा है। अब ये जो है ना H जो है वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, वो I² के प्रोपोर्शनल है, वो R के भी रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, और वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो वही चीज़ें लिखी हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। जो कंडक्टर में से करंट कितनी देर के लिए फ्लो किया, उस टाइम के भी वो प्रोपोर्शनल है। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। ठीक है, ये साथ साथ चलते रहेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। इसके ऊपर आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो चलिए, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपिएटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल किया गया है, वो उसकी पावर होती है। और पावर के लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू VI, और अदर टर्म्स में इसको V²R भी कर सकते हो आप इसे याद रखिए। ये जो है ना, इसको आप याद रखिए, और किसी भी चीज़ की अगर आपको इसमें डराइव करना हो ना, आप इससे निकाल सकते हो। अब ऐसा यूनिट ऑफ पावर हमेशा याद रखना वॉट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं वोल्ट। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगता है कई बार सुनने में, लेकिन देखने में और इस्तेमाल करने में बहुत अलग है, इनको याद रखना। 1 वॉट इज इक्वल्स टू, अगर 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो कभी, तो वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 1 एम्पियर करंट। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है, उसमें आपने देखा होगा कि आप कितना यूज़ कर रहे हो, उसको जो यूनिट दी गई है वो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होती है। जूल जो होता है वो एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं हम। 1 किलोवाट आवर इज़ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। और रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी दिया हुआ है नीचे, ये आपने एक न्यूमेरिकल भी देख ही लिया होगा। और इसके बाद आपको दिया हुआ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक जो अप्लाइंसेज हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं हमारे हीटर्स में, बल्ब में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी करते हैं। लेकिन इनमें जो यूज़ किए गए मटेरियल हैं वो दोनों अलग अलग हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या यूज़ करते हैं, एक फिलामेंट होता है उसके अंदर जो कि टंगस्टन का बना होता है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्यों इसको यूज़ किया जाता है, ये आपका एक और क्वेश्चन है। आई थिंक दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहीं से लिखेंगे कि जो फिलामेंट है इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो क्यों यूज़ किया जाता है, टंगस्टन का ही इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके 2 प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बल्ब में यूज़ किया जाता है, वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको मिलेगा ना, तब जाके वो फ्यूज़ होगा, तब जाके वो टूटेगा, तब जाके वो ख़राब होगा, तब जाके वो मेल्ट होगा। इट डज़ नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर जो है ना ऑक्सीडाइज नहीं होता। द बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेज। इसीलिए जो बल्ब्स होते हैं, जो उसका पूरा एरिया होता है, ये हमारा बल्ब हुआ सपोज, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ये फिलामेंट लगी होती है। अब ये जो फिलामेंट है वो तो हमने यूज़ कर ली टंगस्टन की, जिसको इतनी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, वो लेकिन मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा पतला सा फिलामेंट होता है लेकिन मेल्ट नहीं होता। उसका टेम्परेचर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो मेल्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो ये खाली एरिया है ना, ये खाली नहीं होता। इसके अंदर कौन कौन भरा होता है, इसके अंदर होता है बेटा इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन, आर्गन, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ अ फिलामेंट। यानी कि उसकी लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे इनएक्टिव गैसेस भर दी जाती हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में एक ऐसा मेटल यूज़ किया जाता है जो कि बहुत जल्दी तुरंत मेल्ट हो जाए, जैसे ही उसको ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक मिली या
इलेक्ट्रिसिटी मिली या फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। तो उल्टा है ना इसमें, इट इज़ क्योंकि एक ये सेफ्टी डिवाइस है और इसको यूज़ किया जाता है इसलिए ताकि हमारे घर में या तो ओवरलोडिंग हो गई हो या शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो तुरंत पता चल जाए और वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। एक सेकेंड मैं इसको दिखाती हूँ वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि हमारे घरों में जब बिजली आ रही है, ठीक है, तो हमने देखा कि बिजली कनेक्ट हुई, उसके बाद वो हमारे घरों तक पहुंची, स्विचेस हमने लगाए हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ बीच में आप देख रहे हो एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है। ये फ्यूज़ जो है जैसे ही ज़्यादा एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी वो बर्स्ट हो जाता है, वो टूट जाता है बीच में से। लेकिन आजकल जो है ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ किए जाते हैं, एमसीबी जिन्हें हम बोलते हैं। ये ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे ही करंट ज़्यादा होता है घर में वो अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाते हैं और फिर जब वो सब ठीक हो जाता है, ओवरलोडिंग वगैरह या ये सब ठीक हो जाता है तो वो अपने आप से ऑन हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, आप इसी को लिख सकते हो। ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई थी मैंने बताया भी था, अभी आपसे डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ डज फ्यूज़ वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो फ्यूज़ वायर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो कि फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर एंड जो करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज़ इज स्लाइटली हायर दैन दैट ऑफ द अप्लाइंस। इस वजह से और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है और वो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के टाइम पर वो डिस्कनेक्ट कर देता है पावर सप्लाई को और हमारे सारे अप्लाइंसेस बच जाते हैं। वाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था। अ फ्यूज़ वायर इज़ कनेक्टेड टू अ लाइव वायर, इज़ ट्रू और फॉल्स। येस, इट इज़ कनेक्टेड टू अ लाइव वायर, फ्यूज़ वायर इज़ कनेक्टेड टू अ लाइव वायर इन सीरीज़, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो हमें पता करना है कि दोनों में से किसकी जो है ना विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल सप्लाई ज़्यादा होगी, कि कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले हमने टीवी के लिए सॉल्व कर लिया। तो टीवी के लिए होता है, हम फॉर्मूला एक सेम ही लगा रहे हैं एनर्जी के लिए, दैट इज़ पावर इनटू टाइम। ओके, तो पावर कितनी ले रहा है, पावर है टीवी की 250 वॉट और टाइम ले रहा है वो 1 आवर। तो इस फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर आएगा 25 किलोवाट, ठीक है, 0.25 किलोवाट आवर। और विद्युत टोस्टर के लिए हम सॉल्व करेंगे तो उसे हमने 10 मिनट्स को कन्वर्ट करना है उसमें आवर्स में। तो 10 मिनट्स को कन्वर्ट किया तो 1/6 आवर्स हो गए। इस तरीके से इसकी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ ये सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ हमें पता चला कि E1 जो है वो E2 से ज़्यादा है, यानी कि टीवी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ये थी आपकी वर्कशीट, इसको फटाफट से चेक कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। बच्चों कोई भी डाउट्स हैं अभी भी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी, उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। बेसिक्स आपके ज़रूर क्लियर होने चाहिए ताकि आगे वाली वर्कशीट्स जो हैं, आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप इजीली कर पाओ। तो बेसिक्स अपने क्लियर रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में।